नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना की। अच्छा, प्रस्तावना होती क्या है? ये एक तरह से हमारे संविधान का परिचय है। कुछ लोग तो इसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं। तो चलिए, आज इसके हर एक शब्द का मतलब समझते हैं, बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर हमारा संविधान एक किताब न होकर एक इंसान होता, तो उसका आइडेंटिटी कार्ड या पहचान पत्र क्या होता? देखिए, इस सवाल का जवाब एक बहुत ही मशहूर कानून के जानकार N.A. पालकीवाला ने दिया था। उन्होंने कहा, प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है। मतलब जैसे एक आई कार्ड से किसी इंसान के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, ठीक वैसे ही प्रस्तावना को पढ़ के पूरे संविधान का सार समझ में आ जाता है। तो इस पहचान पत्र को यानी हमारी प्रस्तावना को और आसानी से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। इन 4 भागों को समझ लिया तो पूरी प्रस्तावना एकदम साफ हो जाएगी। तो ये 4 हिस्से कौन कौन से हैं? पहला, संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, इसका स्रोत क्या है? दूसरा, भारत एक देश के तौर पर कैसा होगा, उसका स्वरूप क्या है? तीसरा, हमारे संविधान के लक्ष्य क्या हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं? और चौथा, इसे कब अपनाया गया, यानी अपनाने की तारीख। तो पहला स्रोत है हम भारत के लोग और तारीख है 26 नवंबर 1949। चलिए अब पहले हिस्से पर आते हैं, यानी भारत का स्वरूप। प्रस्तावना में कुछ खास शब्द हैं जो ये बताते हैं कि भारत एक देश के तौर पर कैसा है। एक एक करके इन शब्दों को समझते हैं। पहला शब्द है संप्रभु। अंग्रेजी में इसे सॉवरन कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। चाहे देश के अंदर का मामला हो या बाहर का, हम किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं हैं। तो संप्रभु होने का क्या मतलब हुआ? पहला, हम किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं हैं। दूसरा, हम चाहें तो किसी विदेशी जमीन को अपने देश में मिला सकते हैं या अपनी जमीन का कोई हिस्सा किसी और देश को दे सकते हैं। और हाँ, एक बात और याद रखने वाली है कि यूएनओ या कॉमनवेल्थ जैसे संगठनों का सदस्य होने से हमारी संप्रभुता कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये हमारी मर्जी है, हमारा स्वैच्छिक निर्णय है। अगला शब्द है समाजवादी, यानी सोशलिस्ट। अच्छा, ये शब्द शुरू से प्रस्तावना में नहीं था। इसे 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि देश में अमीर और गरीब के बीच का जो फासला है उसे कम किया जाए। अब समाजवाद भी 2 तरह का होता है। एक होता है साम्यवादी समाजवाद, जहां सब कुछ, सारी संपत्ति सरकार के हाथ में होती है। लेकिन भारत ने इसे नहीं अपनाया। भारत ने अपनाया है लोकतांत्रिक समाजवाद। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे यहाँ सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर एक साथ काम करते हैं। इसी को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष, यानी सेक्युलर। ये शब्द भी समाजवादी की तरह ही 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष का सीधा सा मतलब है कि देश का यानी सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सरकार की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं और वो सबको एक जैसा सम्मान देगी। यहाँ भी एक बात समझने वाली है। भारत का पंथ निरपेक्षता का मॉडल पश्चिमी देशों से अलग है। पश्चिम में क्या होता है? वहाँ धर्म और सरकार बिल्कुल अलग अलग रहते हैं, कोई लेना देना नहीं। पर भारत में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। मतलब सरकार किसी धर्म से दूरी नहीं बनाती, बल्कि सभी धर्मों को बराबर का समर्थन देती। अब आता है शब्द लोकतांत्रिक, यानी डेमोक्रेटिक। इसका मतलब तो हम सब जानते हैं ना। इसका मतलब है कि असली ताकत देश के लोगों के हाथ में है। हम लोग वोट देकर अपनी सरकार चुनते हैं, तो सरकार को सारी शक्ति कहाँ से मिलती है? जनता से। और इस हिस्से का आखिरी शब्द है गणराज्य, यानी रिपब्लिक। गणराज्य का मतलब होता है कि देश का जो मुखिया है, हमारे यहाँ कौन है? राष्ट्रपति। वो चुना हुआ होगा। वह किसी राजा रानी की तरह खानदानी नहीं होगा, जैसे ब्रिटेन में होता है। भारत में कोई भी नागरिक जो योग्य है वो राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये तो हो गया भारत का स्वरूप। अब हम प्रस्तावना के अगले हिस्से पर चलते हैं। ये हिस्सा हमें बताता है कि हमारे संविधान के उद्देश्य क्या हैं। मतलब ये संविधान अपने नागरिकों को क्या देना चाहता है, क्या लक्ष्य हासिल करना चाहता है। सबसे पहला उद्देश्य है न्याय, यानी जस्टिस। प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात की गई है। पहला, सामाजिक न्याय, मतलब समाज में किसी के साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। दूसरा, आर्थिक न्याय, मतलब पैसे या संपत्ति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और तीसरा, राजनीतिक न्याय। इसका मतलब है कि सबको बराबर राजनीतिक अधिकार मिलेंगे, जैसे वोट देने का अधिकार। दूसरा उद्देश्य है स्वतंत्रता, यानी लिबर्टी। प्रस्तावना हमें 5 तरह की आज़ादी देती है।
सोचने की आज़ादी यानी विचार की, अपनी बात कहने की आज़ादी यानी अभिव्यक्ति की, किसी भी चीज़ में विश्वास रखने की आज़ादी, किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी और पूजा पाठ करने की यानी उपासना की आज़ादी। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि जो मन में आए वो करने का लाइसेंस मिल गया। नहीं, ये स्वतंत्रता असीमित नहीं है। संविधान इस पर कुछ सीमाएं भी लगाता है। तो याद रखिए, ये लिबर्टी एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। ये याद रखना ज़रूरी है, स्वतंत्रता का मतलब लाइसेंस नहीं है। तीसरा उद्देश्य है समता यानी इक्वालिटी। ये भी दो तरह की है। पहली, प्रतिष्ठा की समता। इसका मतलब है कि कानून की नज़र में सबका स्टेटस बराबर है, किसी को कोई स्पेशल अधिकार नहीं मिलेगा। और दूसरी है अवसर की समता, मतलब सबको आगे बढ़ने के लिए बराबर मौके दिए जाएंगे, बिना किसी भेदभाव के। और चौथा उद्देश्य है बंधुता यानी फ्रेटर्निटी। इसका सीधा सा मतलब है भाईचारे की भावना। हम सब एक दूसरे का सम्मान करें और मिलजुल कर रहें। आपको पता है, हमारे देश में जो सिंगल सिटीजनशिप है यानी एकल नागरिकता, वो इसी बंधुता को बढ़ावा देने के लिए है, ताकि हम सब खुद को हरियाणवी, तमिल या बंगाली से पहले एक भारतीय समझें। चलिए, अब एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर आते हैं। ये सवाल अक्सर एग्जाम्स में भी आता है। सवाल यह है कि क्या प्रस्तावना हमारे संविधान का हिस्सा है? क्या इसकी कोई कानूनी मान्यता है? और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल, क्या हमारी संसद प्रस्तावना में कोई बदलाव कर सकती है? मतलब क्या इसमें अमेंडमेंट हो सकता है? इन दोनों सवालों का जवाब हमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत ही मशहूर केस से मिलता है। देखिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। 1960 में बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर आया 1973 का ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला बदल दिया और कहा, नहीं, प्रस्तावना संविधान का ही एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और फिर 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस में भी यही बात दोहराई। तो फाइनल बात यह है कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। तो अगर ये संविधान का हिस्सा है, तो क्या इसमें बदलाव हो सकता है? हाँ, हो सकता है, पर एक शर्त है। केशवानंद भारती केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ज़रूरी सिद्धांत दिया, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत, यानी मूल ढांचा। इसे ऐसे समझिए, आप एक घर में पेंट बदल सकते हैं, दरवाजे बदल सकते हैं, लेकिन आप घर की नींव नहीं हिला सकते। ठीक उसी तरह संसद प्रस्तावना में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे को, यानी उसके जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, जैसे लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, इन्हें नहीं हटा सकती। मैं दोहराता हूं, प्रस्तावना के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। तो ये थी हमारे संविधान की प्रस्तावना, हमारे संविधान का पहचान पत्र। अब अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए है कि प्रस्तावना में जो महान आदर्श दिए गए हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये आज के भारत के लिए कितने मायने रखते हैं? इन लक्ष्यों को पाने में हम आज कहां तक पहुंचे हैं?